हेलो। नमस्कार सर, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल न्यूज टाइम से बात कर रहा हूँ। क्या हमारी बात इस वक्त अनिल साधु पासवान जी से हो रही है? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। जी सर, मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हम सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और जी आपको कहीं ना कहीं ये चर्चा था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से आप इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो क्या जी। लगता है, आप इंडिया ब्लॉक के संभावित उम्मीदवारों में आपका नाम है? देखिए, नामों की चर्चाएं चल रही है और लेकिन फैसला हम सबके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को लेना है कि जी हाजीपुर से और कौन उम्मीदवार होंगे। जी 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 सर, जैसा कि आपको पता है कि हाजीपुर लोकसभा सीट जो है दिवंगत पासवान जी का परंपरागत सीट है। वहां से वो कई बार सांसद रहे और उस जी सीट को लेकर खींचातानी भी चचा और भतीजे में चल रही है। तो वो लोजपा रामविलास के खाते में वो सीट गई है। तो एनडीए की उम्मीदवार के तौर पे चिराग पासवान जी ने खुद वहां कैंडिडेट होंगे, ये उन्होंने ऐलान कर दिया मीडिया के सामने। जी तो जी। उनके अगर आपकी पार्टी आपको, चाहे आपकी पत्नी को टिकट देती है, तो उनके सामने चुनाव लड़ना एक परिवार के सदस्य के खिलाफ कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, पारिवारिक रिश्ताएं अपनी जगह है, राजनीतिक रिश्ताएं अपनी जगह है। यहाँ पर जो लड़ाई होगी हाजीपुर में भाई बहन का, जी तो वो लड़ाई रामविलास पासवान जी का विरासत की लड़ाई होगी जी कि असली कौन है, नकली कौन है। जी और दूसरी लड़ाई होगी, विकास की लड़ाई होगी। जी जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले आम चुनाव में जी जो उन्होंने देश की जनता, बिहार की जनता को वादा किया था जी कि मैं जब देश के प्रधानमंत्री बनूंगा तब मैं 10 करोड़ नौकरी दूंगा युवाओं को। जी दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि मैं बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। जी तीसरा, उन्होंने वादा किया था कि मैं 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के खाते में आएंगे। जी जिस तरह अभी हमारा जो नौजवान है, जी जी वो नौजवान पढ़ लिख कर पकौड़ा बेचने के लिए लोग चले हैं। और जिस तरह युवाओं के जो पिछले आम चुनाव में जिस तरह नारा लगा रहे थे, खासकर युवा वर्ग के लोग, जी हर हर मोदी, घर घर मोदी, जी अब वही युवा नारा लगा रहे हैं, गड़बड़ मोदी, बरबर मोदी। जी और यहाँ जो लड़ाई होगी खासकर बिहार में, वो लड़ाई होगी 10 साल बनाम जी 17 महीना। जी 17 महीना में जिस तरह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो नौकरी दूंगा, लाखों की नौकरी मैं दूंगा युवाओं का। जी लेकिन 17 महीना में डिप्टी सीएम की हैसियत से उन्होंने 10 लाख नौकरी बिहार ही नहीं बल्कि जो बीजेपी के लोग राम राज्य की बात करते हैं, हमारा जो पड़ोसी राज्य है, जी वहाँ के भी नौजवानों को हमारे तेजस्वी जी ने नौकरी दिया। जी तो लड़ाई विकास बनाम विनाश की होगी। जी तो जी आप विकास और विनाश की बात कर रहे हैं, जी तो मैं बात कर रहा हूँ एनडीए की तरफ से एक बड़ा चेहरा है मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री है, बहुत ही लोकप्रिय लीडर है और जी उन्होंने मोदी गारंटी का वादा किया है। उसके अलावा उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन किया, राम मंदिर की बात की कि जो काम पिछले कई 100 साल से नहीं हो रहा था, जी। हजारों साल का पेंडिंग मामला, उसको उन्होंने वो काम किया और इस चीज को भुनाया जा रहा है पूरे कैंपेनिंग में। तो ऐसे में ये आप इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा चुनौती नहीं है? आप विकास की बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर है, मोदी जी की गारंटी है, सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा है, इस चीज को भुनाया जा रहा देखिए, बिहार की और खासकर देश की जो बहुजन है, है। जी वो अब समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी, खासकर बीजेपी जो है, जी ये जुमला पार्टी है। जी और जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, जी मैं बीजेपी के साथी से मैं पूछना चाहता हूं, गारंटी कैसा? जी पिछले आम चुनाव में लोकसभा में आपने घोषणा किया था कि मैं 10 करोड़ नौकरी दूंगा, करोड़ों नौकरी दूंगा। जी तब बताइए कि 10 साल में कितने नौकरी होंगे? एक साल में 10 करोड़ की नौकरी उन्होंने वादा किया। जी तो देश के प्रधानमंत्री, खासकर बीजेपी 10 साल सत्ता में रही, जी तो नौकरी तो कम से कम अरबों मिलना चाहिए। जी
है ना। जी लेकिन जी उन्होंने अपने वादा से मुकर गया और सिर्फ जुमलाबाजी इन्होंने किया। और सिर्फ ये राम रहीम के नाम पर अब वोट हम लोग देने वाले नहीं है, खासकर जो बहुजन के लोग हैं। जी जी ये देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, न कि किसी के राम रहीम के नाम पर चलेगा। जी। साधु जी, आप आरजेडी में प्रदेश स्तर के नेता हैं, काफी महत्वपूर्ण कड़ी हैं पार्टी के आप। कल आरजेडी ने 4 उम्मीदवारों को अपने जो पहले फेज का जो चुनाव होना है उसमें अपने 4 कैंडिडेट को उन्हें सिंबल सौंप दिया है और जिसको लेकर कांग्रेस नाराज चल रही है, ऐसा खबर चल रहा है। क्योंकि इंडिया ब्लॉक के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक आउट नहीं हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आरजेडी के एक सीनियर लीडर होने के नाते? जी देखिए, कोई नाराजगी किसी से नहीं है। हमारा महागठबंधन अटूट है। ये मोदी मीडिया का कमाल है कि गलत गलत वो प्रचार करते रहते हैं। इस बार हम लोग मोदी के बीजेपी के डालमा में आने वाले नहीं हैं। इस बार जो लड़ाई होगी, आरक्षण बचाने की लड़ाई होगी। इस बार लड़ाई होगी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने की लड़ाई होगी। इस बार जो लड़ाई होगी मोदी भगाओ देश बचाओ की लड़ाई होगी। इस बार लड़ाई राम रहीम के नाम पर नहीं होगा, हिंदू पाकिस्तान के नाम पर नहीं होगा। इस बार लड़ाई मोदी भगाओ और देश बचाओ की लड़ाई होगी। क्या लगता है साधु जी, बिहार में 40 सीट जो लोकसभा क्षेत्र का 40 सीट है लोकसभा का, उस सीटों पे इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? कितना सीट जीत पाएगी आपके अनुमान के हिसाब से? देखिए, बीजेपी के लोग 400 पार कर रहे हैं जी कर रहे हैं ना मोदी जी। लेकिन देश के हालत जाके देखिए, मणिपुर में दलितों आदिवासियों के घर जले गए, जी याद होगा। जी हजारों दलित आदिवासी मारे गए। जी लेकिन देश का प्रधानमंत्री विदेश में बंसी बजा रहे थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया गया। जी पिलाया गया ना। जी हाँ, ये सब बीजेपी के लोग, बीजेपी के आज जो कर रहे हैं ना, बीजेपी में सब बलात्कारी लोग, अधिकतर बलात्कारी लोग हैं। ये जब तक बीजेपी रहेगी तब तक दलितों का, पिछड़ों का, अकलियत भाइयों का इज्जत सम्मान नहीं बचेगा। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था ना कि बिहार में कितना सीट इंडिया ब्लॉक की टीम जीतने जा रही है, आरजेडी कांग्रेस? मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि युवा पूछ रहा है कि मोदी या बीजेपी आवे। इस बार बाबूजी के ठुल्लू दिखा देंगे बीजेपी को। इसलिए बिहार से 2 से 4 सीट यदि मिल भी गया तो बहुत समझिए गलत है। यानी आप कह रहे हैं कि एनडीए को 2 से 4 सीट ही मिलेगा यहाँ पे? हाँ, उससे अधिक नहीं मिलने वाला है। युवा खोज रहे हैं नौकरी। युवा तेजस्वी यादव पर भरोसा जता दिया है। तेजस्वी ने बोला था कि 17 महीना में 10 लाख मैं नौकरी दूंगा। 10 लाख उन्होंने देकर जनता के दिल को जीतने का काम किया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से पूछिए कि 10 करोड़ नौकरी कहाँ गया है 1 साल में। जी। अच्छा साधु जी, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा आपसे। एक वक्त ऐसा था कि लोजपा 2 गुट में बट गई थी, यानी एक पारस जी के गुट में, एक चिराग जी के गुट में। उस वक्त चिराग जी का बहुत ही बुरा समय चल रहा था, चूंकि 5 सांसद जो है वो उनका साथ छोड़कर चले गए थे। तो उस वक्त आप चिराग जी के साथ मजबूती से खड़े थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे, और आज अब वक्त ऐसा ने पलटी मारा कि अब आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। इसको किस रूप से लेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस समय चिराग जी का विपत्ति आया था, उनके घर के लोग तो छोड़ दिए, घर पार्टी टूट गए, सब चीज टूट गए। लेकिन उस समय मैं तो आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष था जी। लेकिन बुरा दिन में मैंने साथ दिया। लेकिन चिराग जी का जिस तरह अपने बहनों के प्रति मतलब उनका व्यवहार रहा जी, वो मीडिया में बोलते हैं, कुछ मीडिया में इमोशनल जो भाषाएं का प्रयोग करते हैं कि मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी भाई, ये कोई से इनसे खुश नहीं है इनका व्यवहार से। जी। अब साउथ कोरिया का एक कौन है राष्ट्रपति है ना, किम जोंग, उत्तर कोरिया सर, उत्तर कोरिया का क्षमा करेंगे जी, किम हाँ जोंग। हाँ, उन्हीं के जैसा ही व्यवहार करते हैं अपने सौतेली बहनों, अपने सौतेली माँ के साथ। जी सर, ये आपका आरोप है उनके ऊपर, नहीं?
ये मेरा आरोप नहीं है, बहन का भी आरोप है। अच्छा अच्छा। आप चिराग जी से पूछिए कि जिस दिन उनकी अपनी बहन आशा पासवान राखी बांधने गई थी 12 जनपद, उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, तो राखी इन्होंने फेंकवा दिया था। अच्छा। आप उस चिराग पासवान से पूछिए, मेरे सामने पूछिए, डिबेट में बैठाइए हमें और हमारी पत्नी को, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। यही चिराग पासवान जब स्वर्गीय रामविलास पासवान इंतकाल किए थे, पटना में आए थे उनका बॉडी, जी तो आपको याद होगा, पूरे मीडिया घराने को याद होगा कि मुझे हमारी धर्मपत्नी हमारे बच्चे को एयरपोर्ट पर उनका अंतिम दर्शन करने नहीं दिया। ये चिराग पासवान वो चिराग पासवान है। अच्छा साधु जी, अब जैसा कि आपने देखा कि जो लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस जी के गुट की पार्टी है, एनडीए में उन्हें एक भी सीट नहीं मिला, यानी 0 पे आउट कर दिया गया। उन्होंने बगावती तेवर भी अपनाया और कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन पारस जी के बारे में, उनके बारे में ये आखिरी प्रतिक्रिया सर? देखिए परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हमारे अभिभावक रहे हैं शुरू से जी, लेकिन उनकी विचारधाराएं और हमारी विचारधाराएं बिल्कुल अलग है जी। उन्हें तो उस समय समझना चाहिए था चचा भतीजा को कि यही बीजेपी के लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को, बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह अपमान किया। आज दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को, तो आज याद आ रहे हैं। यही बीजेपी जब मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का नहीं हुआ, जो रामविलास पासवान का नहीं हुआ, तो पशुपति कुमार पारस और चिराग का होगा। जिस तरह आप सुन लीजिए मेरा भविष्यवाणी, जिस तरह चिराग पासवान, जिस तरह पशुपति कुमार पारस जी को दूध की मक्खी की तरह अपमान करके निकाल दिया, उसी तरह चिराग पासवान को यूज कर उनको भी पार्टी से और बीजेपी से निकाल देगा। अच्छा, मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साधु जी। चलिए, दिल से आभार, दिल से शुक्रिया अदा। जी सर।